प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक कुंडली लेकर के आया हूं। नाम इनका आप जो इच्छा हो सोच सकते हैं। फिलहाल मैं इनका नाम गोपाल रख देता हूं, राधे कृष्ण रख देता हूं, घनश्याम रख देता हूं। आपको जो रखना है रख लीजिए। शुरू करेंगे कार्यक्रम और विभिन्न भावों का अध्ययन करेंगे पर अलग तरीके से। आइए देखते हैं क्या कहती है इनकी कुंडली, कैसा है इनका जीवन और क्या क्या रहने वाला है और क्या क्या मिलने वाला है। शुरुआत पंचांग से ही कर देता हूं यहीं पे। विक्रम संवत 2050, शक संवत 1916, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम सर्वजित संवत्सर है। इस संवत्सर में जन्मे लोग मेधावी होते हैं, बोलने में वाक चातुर्यता भी रखते हैं। सर्वजित संवत्सर में है तो परिस्थितियों से लड़ना इनका काम होता है। लड़ते हैं, भिड़ते हैं और जीतते भी हैं। आरंभ कष्टकर हो सकता है, ये आगे भी बताऊंगा। जन्म इनका हुआ है श्रावण और भाद्रपद माह में। इसका प्रभाव बताता हूं। भाद्रपद मास में जन्मा है व्यक्ति कर्मकांड कर सकता है, लेखक हो सकता है, पुस्तक से प्रेम होता है व्यक्ति को, पढ़ाई करना चाहता है, गणना कर सकता है, बैंकिंग में नौकरी कर सकता है। लाभ और हानि के पीछे ज़्यादा सोचने वाला नहीं होता है, अपने धुन में मस्त और अपने काम को करने वाला होता है। श्रावण मास में जन्मा है तो सुख और दुख की स्थितियों में हमेशा एक सा होता है, कभी बदलने वाला नहीं होता। भाद्रपद मास में जन्मा है तो लंबा होगा, कमर पतली होगी, चेहरे पर दाग धब्बों के निशान भी होते हैं। प्रायः ऐसी स्थितियां जो आगे बताने वाला हूं, जन्म दक्षिणायन का है तो कष्ट भी है जीवन में, आगे बढ़ना भी होगा पर बिगड़ना भी होगा। व्यक्ति का पूर्व का जन्म जैसे पूर्वार्ध जो होता है वो कष्टकारी होता है। कई बार देर से काम बनते बिगड़ते से होते हैं और काम विलंब से भी बनेगा। आत्मविश्वास कमजोर भी होता है और मजबूत भी होता है, मध्य की स्थिति है। सूर्य की रोशनी कम पड़ रही है पीठ पे या मस्तिष्क पे तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। हड्डियों से संबंधित समस्याएं बनती हैं, दांत छितराए हुए से होते हैं, होठ मोटे हो सकते हैं। आगे बढ़ने पे पता चला व्यक्ति का जन्म शरद ऋतु का हुआ है। आलस्य भी है, दिख सकती हैं चीजें। आलसी मत होइए, काम करने के बाद और काम से थकने के बाद बिस्तर की याद ज्यादा आती है। सबसे पहले तो ट्रेन में जाएंगे तो सबसे ज्यादा याद बिस्तर की आती है। प्रेमी है व्यक्ति, स्त्रियों का विशेष सम्मान करता है, शर्मीला है, संकुचित भी है। स्वभाव को में रूढ़िवादिता भी कई बार देखने को मिल जाएगी। शुक्रवार का जन्मा है, मतलब स्वभावतः यह व्यक्ति के चलने का ढंग, उठने का ढंग, बैठने का ढंग, विचार करने का ढंग, हाथ हिलाने का ढंग, ये सब महिलाओं से प्रेरित हो सकते हैं। शुक्र से जन्मा है और मालव्य योग भी इनकी कुंडली में घटना दिख रही है, घटित होते दिख रही है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति संपूर्ण सुखों का भोक्ता होगा और कला प्रेमी है। ना चाहते हुए भी कभी कभी ऐसे काम भी करने पड़ेंगे जो ये नहीं चाहता है और वो करना भी होगा, करता भी है, करेगा भी। कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है। वाचाल ना बने, शुद्ध बोले, कम ना बोले या ज्यादा ना बोले। कम ना बोले और ज्यादा ना बोले का मतलब यहां पे मैं बताऊं, दरअसल कृष्ण पक्ष में जन्मे जो लोग होते हैं उनकी एक कमजोरी होती है, वो समझ नहीं पाते कई बार कि कहां क्या बात कहनी है और कहां कौन सी बात नहीं कहनी है। बैलेंस बनाना उनके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, ये बात दिखती है। कृष्ण पक्ष में जन्मे हैं तो उग्र भी बोलता है, कई बार सामने से बिल्कुल ब्लंट बोल देता है, एकदम बिल्कुल तपाक से बोल देना, हक्का बक्का रह देना या कर देना, यह स्थिति भी दिखती है। आगे बता दूं, द्वादशी तिथि का जन्म है। अमावस्या निकट ही है अब, मतलब चंद्रमा के रास्ते में अमावस्या यानी कि काली रात, यानी कि भटकाव। तो मन कहां यात्रा कर रहा है? अंधेरे में, यानी कि भटकाव संभव है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सीधी सी बात है। पुष्य नक्षत्र में जन्मा है जातक, नक्षत्रों का राजा, पुष्य नक्षत्र के अधिपति या इसका प्रभाव शनि के अंतर्गत आता है, गुरु भी प्रभावित करते हैं। व्यक्ति समझदार है,
किसी भी स्थिति से निपटने की ताकत और हैसियत रखता है। पुष्य नक्षत्र में जन्मा है तो आरंभ कष्टकर होता है। कम से कम शुरुआत में तो कष्ट की स्थिति रहती ही है। विद्या और अध्ययन करने में दिक्कत भी होती है, पढ़ाई मुश्किल से होती है, चीज़ें कई बार कष्ट होता है, ये बात दिखती है। तैतिल स्वच्छंद है, प्रेमी है, पर वो बताता नहीं है किसी से भी क्या हुआ है क्या नहीं, ये किसी से भी बात नहीं करता। अपने काम से काम करता है और रखता भी है। मन में आए तो करे, नहीं तो बैठा है। खाली है तो भी बैठा है, काम है तो भी बैठा है। कई बार इसे समझना मुश्किल भी होता है। और एक बात बताता हूं, इनका जन्म ब्राह्मण वर्ण और देवगण में हुआ है। इस आधार पर व्यक्ति कभी भी किसी से झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता है। प्रेमी है, देवगण का है ना, तो झगड़ालू नहीं है। धर्म का आदर करता है, सम्मान भी करता है, बड़े जनों का, पूर्वजों का, पितरों का, सबका जितनी ज़्यादा स्थिति हो सके सबको माथे पे बिठा करके रखना चाहता है। और कभी किसी से धोखे का न तो संबंध रखता है और न देना चाहता है। गणना है, गणना से प्रधान ये स्थितियां होती हैं। व्यक्ति क्लरिकल जॉब कर सकता है, नौकरी सामान्यतया आसानी से भी मिल जाती है, पर प्रायः पढ़ाई देर से, विलंब से या कष्ट से होती देखी जाती है। कैसा लगा पंचांग, जरूर बताइएगा। अब आगे इनकी कुंडली में ग्रह स्थितियों को बता देता हूं। सबसे पहले बात सूर्य की करता हूं। इनकी कुंडली के लिए सूर्य बनते हैं अष्टम भाव के अधिपति और यहां वो 16 अंश के हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है। अब ध्यान से एक एक बात को समझिए। ये मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न की कुंडली, चेहरा लंबा, शरीर भी लंबा, चौड़ी छाती, निर्णय लेने में व्यक्ति संकोचित नहीं होता है, तपाक से निर्णय लेता है। शरीर और चेहरे की बात अगर करता हूं, विशेषतः अगर चेहरे की बात करूं तो हिरण के जैसी, हाँ, और चेहरे पे दाग धब्बे और तिल के निशान भी होते हैं। व्यक्ति के दांत कई बार लंबे लंबे होते हैं और व्यक्ति निर्णय लेने में संकोच नहीं करता है। कई बार काम हाथ में लेता है पर ना चाहते हुए भी लेना पड़ता है और ना चाहते हुए भी उसको उसमें फंसना पड़ता है। काम अपने वास्तविक स्थिति से ज़्यादा लेता है और नहीं होने पे या असफल होने पे डांट भी सुननी पड़ती है। इस स्थिति को निपटाना होगा या फिर इसे कम करना होगा। मन चंचल हो सकता है क्योंकि चंद्रमा लग्न को देख रहे हैं। लग्न के अधिपति द्वितीय भाव में बैठे हैं। ये लग्न के अधिपति का धन भाव में जाकर के मूल त्रिकोणस्थ होना ये अच्छी बात है, पर मैं बात सूर्य की कर रहा था। आपकी कुंडली के लिए सूर्य बनते हैं अष्टम भाव के अधिपति और वहीं बैठे हैं, युवा होकर के बैठे हैं, मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं। क्योंकि एक तो मूल त्रिकोणस्थ क्योंकि 16 अंश पे और उसमें भी वो युवा अवस्था के। ऐसी स्थिति में अगर देखता हूं तो ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में बैठे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में और दृष्टि है लग्नेश की, मतलब व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर अष्टम भाव के अधिपति सूर्य, जो कि अष्टम भाव से प्रेरित नहीं होते, बुरे नहीं होते हैं, उसकी दृष्टि लग्नेश के ऊपर है, धन भाव के ऊपर है। पिता का कारक होता है सूर्य और यहां अष्टम भाव का अधिपति होता है और इस कुंडली के लिए वो सामान्यतया अच्छा भी होता है। पर एक बात बताता हूं, जब हम बात सूर्य की कर रहे हों और उस पे लग्नेश की दृष्टि और लग्न के ऊपर से अगर चंद्रमा का प्रभाव है, जो कि लग्न चित्रा का है, जो धनिष्ठा का है, मंगल का नक्षत्र है और चंद्रमा पुष्य के हैं, ये सारी स्थितियां कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। विचार करिए, लग्न में मंगल के नक्षत्र का बनना और लग्न में शनि का प्रभाव होना, लग्नेश के ऊपर सूर्य का प्रभाव पड़ना सूर्य का देखना और चंद्रमा जो कि पुष्य नक्षत्र के हैं, व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाते हैं, काम से काम रखने वाला और व्यक्ति के काम में विलंब भी बनता है। आरंभ जीवन का कष्ट से युक्त हो सकता है क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं। उसका दूसरा कारण ये कि कई बार व्यक्ति की कुंडली में द्वितीय भाव में शनि जो होते हैं वो भयंकर धन की स्थितियों को कष्ट में रखते हैं, कष्टदायी भी बनाते हैं। पर ये लग्न के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव के अधिपति से दृष्ट हो रहे हैं, हड्डियों से समस्या भी
देते हैं। नेत्रों से संबंधित समस्या भी बन सकती हैं। द्वितीय भाव का शनि है, व्यक्ति को कम बोलने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा का प्रभाव लग्न पे है, जो पुष्य नक्षत्र का बैठता है तो व्यक्ति सत्य बोले। इनके जीवन में सत्य बोलने की घटनाएं ज्यादा हो सकती हैं। सत्य बोलिए, बिल्कुल शुद्ध बोलिए। और जब भी व्यक्ति की कुंडली में शनि में चंद्रमा चले या अंतर प्रत्यंतर में जब कभी ये ग्रह आते हों या बुध की दशा जब चलती हो तो व्यक्ति को अपनी वाणी का लाभ ले लेना चाहिए। व्यक्ति चंद्रमा से प्रभावित है क्योंकि लग्न पे चंद्रमा का प्रभाव है, लग्नेश के ऊपर सूर्य का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति संतुलन से युक्त है। उसके जीवन में अब जो भी स्थितियां बनेंगी आगे वो व्यक्ति के सुख को देने वाली ही बनने वाली हैं। सूर्य जो कि आत्मविश्वास का कारक होता है, जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है और वो लग्नेश से दृष्ट है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के ऊपर से हड्डी के रोग होने की संभावनाएं भी बनेंगी। व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश के ऊपर जो कि शतभिखा के राहु के बैठे हैं, चंद्रमा उनको देख रहे हैं। लग्न के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति के फ्लफी होने का भी प्रभाव दिखाता है। चंद्रमा की दशा में, गुरु की दशा में ऐसी स्थितियां कई बार आएंगी जहां व्यक्ति मोटा होने का प्रयास करेगा या मोटाई को प्राप्त करेगा। व्यक्ति लंबा है, कमर पतली हो सकती है, शरीर का ढांचा बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का काट छांट नहीं करना होता है। मकर लग्न के हैं, लग्न के ऊपर सूर्य का प्रभाव, लग्नेश के ऊपर अगर सूर्य का प्रभाव है तो व्यक्ति को निस्संदेह सरकारी नौकरी में जाने की स्थितियां बनती हैं। सूर्य जैसी स्थिति और सूर्य जहां बैठा है वहां पे ऐसी कई बार बातें दिखने में भी आती हैं जहां पे वो उसके आत्मविश्वास को कई बार कमजोर होते देखा जाता है और कई बार उसको ये बात भी एहसास में होती है कि नहीं, मेरी नौकरी तो नहीं लगेगी। पर वस्तुतः सूर्य अष्टम भाव में बैठ करके लग्नेश को देख रहे हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व में सरकारी क्षेत्रों से मिलते गए या मिलने वाले लाभ को निस्संदेह देखा जा सकता है। क्लियर है ये बात? द्वितीय भाव में शनि और द्वितीय भाव के अधिपति होकर के मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं। व्यक्ति को काम वही हाथ में लेना चाहिए जो वो कर सके। विवाह देर से हो सकता है, ऐसी स्थितियां भी दिखती हैं। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शनि के बैठने का प्रभाव, व्यक्ति सत्यवादी बोलता है, सत्यवादी है, सत्यवादी बोलता नहीं, सत्यवादी है और सत्य बोलता है। झूठ खुद बोलता है पर सामने वाले से यह अपेक्षा नहीं करता है, ना चाहते हुए भी चिरौरी करनी पड़ती है। और द्वितीय भाव में शनि है, व्यक्ति के चेहरे पे दाग धब्बे के निशान देखे जा सकते हैं। यह बात सूर्य की थी। नक्षत्र शुक्र का है और शुक्र जन्म कुंडली के मालव्य योग के निर्धारण कर्ता बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के चाल चलन, उठने बैठने, बात करने, हंसने, हाथों के हिलाने का ढंग, यह सब स्त्रियों के सदृश हो जाता है। स्त्रियों के सामने आने से व्यक्ति को कई बार डर लगता है या कई बार आत्मविश्वास सामने से कमजोर हो जाता है। सूर्य शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं और वो मालव्य योग बना रहा है। केंद्र में वो ग्रह बैठा है, गुरु जैसे ज्ञान के कारक ग्रह के साथ बैठा है। राहु उसको बल दे रहे हैं। नक्षत्र का परिवर्तन भी है कहीं ना कहीं गुरु और राहु में। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के धर्मांध होने का भी योग बनता है। धर्मांध ना हो, रूढ़िवादी विचारों से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य जो कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, उस भाव का फल यह होगा कि व्यक्ति को कभी भी अपने नैतिक मूल्यों का न तो पतन करना चाहिए और न ही कभी किसी भी तरीके से किसी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की स्थिति दिमाग में रखनी चाहिए। अष्टम भाव के सूर्य कई बार पिता से कष्ट भी देने के कारण बनते हैं, पर चूंकि वहां पे जो नक्षत्र है उस नक्षत्र का अधिपति दशम भाव में बैठा है और इस कुंडली में वो कारक होता है, पिता भाव का अधिपति भी है और भाग्य भाव से उसकी निकटता देखने में आ रही है। इसके कारण यहां पे व्यक्ति के संबंध पिता से अगर बुरे होते भी हों तो उसे प्रयास करके अच्छा किया जा सकता है। ये संबंध इतने बुरे नहीं हैं कि उसे बिगाड़ने के लिए ही छोड़ दिया जाए या बिगड़ते हुए देखा जाए। सूर्य अष्टम भाव में कई बार पिता को दोष से युक्त रखते हैं, पर जातक को उस पे ध्यान
नहीं देना चाहिए। ये बात सूर्य की थी। अब बात चंद्रमा की करूंगा। व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा स्वराशि के बैठे हैं, सूर्य भी स्वग्रही, चंद्रमा भी स्वग्रही, और व्यक्ति की कुंडली में वो 4 अंश 22 कला, ये क्या होगा? मृतप्राय। और जरा विचार करिए तो वो 2 पापक ग्रहों के बीच में है, मतलब मंगल भी पीछे, आगे सूर्य। नवमांश में अमावस्या दोष चंद्रमा को लगा है, पर यहां पे वो गुरु से केंद्र में आ रहे हैं। तो चंद्रमा के जितने भी दोष क्रमशः दिख रहे हैं कुंडली में, जैसे वो मारक हो या कमजोर हो या परेशान करने वाला हो, तो गुरु और शुक्र जैसे 2 शुभ ग्रहों से केंद्र में होने के कारण, लग्न से केंद्र में होने के कारण, लग्न से गुरु के केंद्र में होने के कारण, लग्न से शुक्र के केंद्र में होने के कारण, लग्न से चंद्रमा के केंद्र में होने के कारण, लग्न से और केतु से और राहु से केंद्र में होने के कारण, और जन्म कुंडली के सबसे कमजोर प्लैनेट होने के बावजूद, ये कारण मैंने जितने गिनाए हैं, चंद्रमा के दोषों को मुक्ति मिल जाती है। हां, क्यों? क्योंकि जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का अधिपति शनि मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं, और वो इस कुंडली के लग्न के अधिपति भी हैं। महाधन योग कुंडली में वो स्वयं लगा रहे हैं। सप्तम भाव डेली बेसिस के इनकम का होता है, समाज का होता है, प्रतिष्ठा का होता है, कलीग वगैरह का होता है, साथ काम कर रहे लोगों के साथ बनने वाले संबंधों का होता है, दाम्पत्य का होता है, विचार वहां से पति और पत्नी का किया जाता है। पर वहां पे अगर चंद्रमा बैठेंगे तो व्यक्ति के, पत्नी के स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं, या हो सकता है कि पत्नी चंचल नेत्रों वाली मिले। क्यों ऐसा? क्योंकि जन्म कुंडली में उसके ऊपर केतु से प्रभाव में जाना, केंद्र में जाना, और जन्म कुंडली में ये किसी भी प्रकार के दुष्प्रभावों से मुक्त हो रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति के मन को संतुलन में भी रखेंगे, आय बना करके रखेंगे। व्यक्ति राजा का, राजा से नौकरी करने वाला और सबके साथ हंसी मजाक से युक्त जीवन जीने वाला होता है। बात समझ में आ गई होगी। चंद्रमा अगर लग्न को देख रहे हो एकमात्र ग्रह, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास धन की समस्या नहीं होती है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से चतुर्थस्थ स्वग्रही होकर के बैठे हैं, कमजोर हैं, तो इस वजह से भी वो व्यक्ति के स्वास्थ्य को कमजोर तो होने से बचाते हैं, पर दांपत्य में कमजोरी भी कई बार देखने को मिलेंगी। मृतप्रायः चंद्रमा और शनि के नक्षत्र में बैठा है, किसी भी प्रकार के शुभ ग्रहों का उस पर कोई असर नहीं है, पर ग्रहों से केंद्र में होने के कारण ऐसी स्थिति में व्यक्ति के सांसारिक सुखों का और ससुराल पक्ष का, मामा के पक्ष का पोषक बन जाएगा। चंद्रमा की दृष्टि अगर लग्न पे पड़ेगी तो व्यक्ति के स्वभाव को विनोदी बनाएंगे और व्यक्ति के न्यायप्रियता को दर्शाने वाले भी हो जाएंगे। माता का सुख, घर का सुख, परिवार का सुख, दांपत्य का सुख, इन सभी चीजों का व्यक्ति की कुंडली में समावेश होते देखा जाता है। यह बात इतनी पे खत्म। अब मंगल की करूंगा। व्यक्ति की कुंडली में मंगल, अब यहां से ग्रह की दृष्टि का संबंध चालू होगा। मंगल कहां कहां के अधिपति होते हैं? मकर लग्न की कुंडली में मंगल बनते हैं चतुर्थ भाव के अधिपति और एकादशवें भाव के अधिपति। मतलब इन दोनों भावों से अगर हम व्यक्ति को देखते हैं तो क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। मंगल क्या क्या चीज दे सकते हैं इनकी कुंडली में? सुख दे सकते हैं और लाभ दे सकते हैं जीवन के सभी क्षेत्रों का। पर जरा विचार करिए तो वो बैठे कहां हैं, यानी कि मंगल कहां कहां का फल देते देखे जाएंगे। एक तो जहां बैठे हैं वहां के, जहां के अधिपति हैं वहां के, ये दोनों भावों से युक्त होकर के बैठे हैं, क्योंकि यहां का भी वो फल करेंगे और चतुर्थ भाव का भी फल करेंगे। 16 अंश 56 कला, आर्द्रा नक्षत्र, राहु का नक्षत्र, युवा अवस्था का ग्रह, मतलब वो फल करेगा। दृष्टि यहां से पड़ेगी लग्न पे, नवम भाव पे, 1 2 3 4, वहां बैठे हैं भद्र राशि, भद्र योग बनाने वाले ग्रह बुध। तो जरा विचार करिए, बुध वहां पहले से बैठा, मंगल की दृष्टि, जो कहां का अधिपति है? लाभ के अधिपति ने भाग्य भाव के अधिपति को देखा। कहां बैठ करके?
रोग से युक्त होकर के। पहले तो वो लाभ का अधिपति था, दूसरा वो सुख का अधिपति भी बना, मतलब सुख और लाभ के अधिपति हुए। छठे भाव में गए तो अपने आप को रोग में डुबोया और अपनी चौथी दृष्टि से बुध को देख रहा है, जो क्या है तो इस कुंडली का भाग्येश। लाभ के अधिपति और सुख के अधिपति का संबंध अगर भाग्य से बन रहा हो पर वो रोग से युक्त है, यानी कि व्यक्ति को रोग होगा। कैसा? स्तन से संबंधित, हृदय क्षेत्र से संबंधित, अस्थमा की समस्या, रक्त से संबंधित समस्याएं। रक्तदान कर लेना चाहिए। पंडितों को दान देने से इनके रोग खत्म हो सकते हैं। ब्राह्मणों का पूजन करने से इनकी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। किसी एक महीने की एक कोई अंतिम तारीख जहां पे अगर इनके पैसे कुछ जाएं तो लाभ हो सकता है। मंगल रोग में बैठा है पर वहां पे मिथुन की राशि बन रही है जो बुध की ही राशि है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बाहर जाकर के, अपने जन्मस्थान से दूर जाकर के काम करना पड़ता है, घर परिवार से दूर रहना पड़ता है। और क्यों ऐसा? क्योंकि राहु की दृष्टि यहां पड़ रही है और वो बुध जो मंगल से देखे जा रहे हैं वो भद्रयोग लगा रहे हैं। भाग्य का साथ भी मिलेगा क्योंकि लाभेश भी देख रहा है। अगर वो रोग भाव में नहीं बैठे होते तो निसंदेह इस मंगल की दृष्टि भी अच्छी हो जाती और व्यक्ति को भटकाव में नहीं जीना पड़ता। बात समझ में तो आ रही है ना? अब जरा विचार करिए कि मंगल आर्द्रा में बैठे हैं और राहु कहां बैठा है? दसम स्थान में राहु को दिग्बलत्व की प्राप्ति भी हो जाती है। यहां वो संपूर्ण तरीके से अच्छा फल देने वाला भी होता है। मैंने एक कार्यक्रम में बात बताई थी कि चौथे, पांचवें, दशम और एकादशवें के राहु अच्छे होते हैं और आपकी कुंडली में चूंकि वो मंगल जो कि आर्द्रा नक्षत्र में बैठा है व्यक्ति के अंदर खुन्नस देता है, दबी जबान से शिकायत करने वाला बनाता है। उसके पास इतना बल नहीं है कि वो सामने से किसी का विरोध कर सके, पर वो करता तो है। पर मंगल जब राहु के नक्षत्र में आएगा तो व्यक्ति को मुट्ठी बंद गुस्सा करने वाला बनाता है। बोलना नहीं चाहता, पर कई बार ऐसी भी स्थितियां आएंगी जहां व्यक्ति के जीवन में भयंकर क्रोध की स्थिति भी आएगी। क्योंकि मंगल और राहु, तो राहु की दशा में जब भी मंगल का आना होगा तो व्यक्ति के जीवन में शत्रुओं से निजात पाने की स्थितियां भी बनेंगी। मतलब अगर ऐसी कभी स्थिति कोई आए जहां पे कोई इनका पीछा कर रहा हो, कोई इनको सपोर्ट ना कर रहा हो, कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां से व्यक्ति हमेशा परेशान रहा है, तो राहु और मंगल वाली स्थितियां इनके पराक्रम को बढ़ाने वाली और इनके बल को और इनके सौंदर्य को बढ़ाने वाली होंगी। इनका प्रभाव समाज में विश्व की तरफ फैलेगा और व्यक्ति को, चूंकि इनकी कुंडली में मिथुन के मंगल हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति निडर होकर के उनका सामना भी करेगा। मंगल की बात यहां तक। सातवीं दृष्टि यहां पड़ रही है, बाहर निकलिए, बाहर जाइए, सुख प्राप्त करिए। आठवीं दृष्टि लग्न पे है, शनि का लग्न मंगल ने देखा, अपना नक्षत्र है वहां, चंद्रमा भी देख रहे हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति जल्दी ही नौकरी भी पा लेगा। चंद्र मंगल योग का बनना लग्न में, क्योंकि चंद्रमा पहले से स्वग्रही होकर के देख रहे हैं, मंगल लाभेश होकर के भाग्य को देखे, व्यय को देखे और लग्न को भी देख रहे हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के पास ऊर्जा की कमी नहीं है, ऊर्जा से युक्त है, ससंपन्न है, व्याधि से मुक्त है। पर हां, व्यक्ति शौकीन भी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल राहु के नक्षत्र में, जो राहु शुक्र के साथ बैठा है। ऐसी स्थितियों में गुरु के साथ जाने से व्यक्ति के पास अनुभव गम्य होने की स्थितियां दिखती हैं। व्यक्ति शौकीन है कलाओं का, संगीत का, उसे कुछ आता नहीं है पर फिर भी दिखाएगा, नहीं मुझे सब आता है। उसे सीखना बाकी भी है पर फिर भी वो बताएगा, नहीं मैं सब जानता हूं। ये बात मंगल कराएगा। और क्यों? क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में बैठा है। दरअसल यहां पे व्यक्ति को वो चोर प्रकृति का भी बनाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लाभ को लगा है रोग, लाभेश बैठे रोग में और सुखेश बैठे रोग में। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कभी भी धन देने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य भी अष्टम में, लग्न में मंगल का प्रभाव, राहु का नक्षत्र, चंद्रमा जो हैं वो जन्म कुंडली में अमावस्या दोष की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को कभी भी पैसे देने से
बचना चाहिए। उग्रता, व्यग्रता और किसी भी तरीके के बड़बोलेपन से बाज आ जाइए और शांत हो जाइए। अब बात बुध की करूंगा। व्यक्ति की कुंडली में बुध की बात अगर करता हूं तो बुध भद्रयोग लगा रहे हैं, पर जरा विचार करिए कि क्या भद्रयोग संपूर्णतया घटित हो रही है इस कुंडली में? तो ध्यान दीजिएगा। लग्न कुंडली बनी मकर राशि की, लग्न के अधिपति गए द्वितीय भाव में, लग्न तो ठीक है। सूर्य जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, चंद्रमा आ गए केंद्र में और भद्र योग बना भाग्य भाव में। व्यक्ति के पास भाग्य का सुख मिलेगा, भाग्य का सुख पूरा है, पर वो ग्रह मृतप्राय है। डिग्री देखिए 3 अंश की, और वो नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी का है। व्यक्ति के पास विद्वत जन होने का, अपने समाज में उच्चतम स्तर पे जाकर के अपने आप को स्थापित करने का, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने का, धार्मिक कृत्य करने का, जब कभी भी मन करे कर लिया करिए। बुध की दशा आए, अभी तो आपके ऊपर से बुध की दशा चल भी रही है, पर बुध में अभी चल रहे हैं मंगल, इस दशा को थोड़ा संभालना होगा। पर जैसे ही राहु आएंगे तो कष्ट की स्थितियां बनेंगी, उस समय कोई नया काम मत करिएगा। पर जैसे ही बुध में गुरु आएंगे आप कोई भी नया काम कर सकते हैं, कोई भी नया काम कर सकते हैं। अब बात यहां पे धर्म का सुख मिल रहा है, पिता का सुख मिल रहा है, अनादर नहीं हो रहा है, प्रतिष्ठा भी मिल रही है, सुख भी मिल रहा है, भाग्य का लाभ भी मिल रहा है, पर भद्र योग कम बन रहा है। हां, क्योंकि चंद्रमा केंद्र में आ गए और ग्रह मृतप्राय है। पर जरा विचार करिए तो लग्न में शुभ ग्रहों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि चंद्रमा जन्म कुंडली में पापक हैं तो वो पापक हैं, पापक ग्रह बन रहे हैं। कृष्ण पक्ष के एकादशी के चंद्रमा पापक हो जाते हैं। जन्म कुंडली में वो लाभ के अधिपति होकर के रोग भाव में बैठे हैं, मंगल से दृष्ट हो रहे हैं, तो रोग का असर भी होगा इस बुध के ऊपर, तो व्यक्ति को नशों से संबंधित समस्या भी देंगे वो। पर जरा विचार करिए, व्यक्ति के जीवन में लाभ भी मिलेगा, जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि लाभ का अधिपति और सुख का अधिपति होकर के मंगल ने देखा, और साथ ही साथ भद्र योग बन रहा है, ग्रह मृतप्राय है, तो अपनी दशा में तो कम से कम संपूर्ण देके जाएगा। व्यक्ति को कई बार ससुराल से बड़ा ज्यादा धन भी मिल जाता है। हाँ, और दाम्पत्य में पत्नी चंचल मनोवृत्ति की भी मिलती है, पत्नी के जाने से घर सोना भी हो जाता है, ये बात भी दिखती है। क्योंकि बुध और मंगल ये कहीं ना कहीं आपके जन्म कुंडली में दाम्पत्य से संबंध बना रहे हैं, यहां से वो भी देखा जाता है, ये बात यहां से भी देखी जाती है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के पास तर्क विद्या से युक्त है, धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। व्यक्ति के पास ऐसी स्थितियां हैं कि वो पढ़ सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध जितना ज्यादा हो सके, कुटुंबजनों के साथ संबंध जितना ज्यादा हो सके, अपनी वाणी का लाभ जितना ज्यादा हो सके, अपने इस समय में बुध की दशा में व्यक्ति अगर चाहे तो श्रेष्ठ कर्म करने वाला बन सकता है। यहां से व्यक्ति के संपूर्णतया फल मिलने के योग बनते हैं। पर ग्रह चूंकि मृतप्राय है, इस वजह से अपना प्रभाव कम देगा, दृष्टि का लाभ भी कम हो जाएगा, और व्यक्ति के जीवन में धर्म का आना संभव है। अगर उसको वो लाना चाहता है बिल्कुल ला सकता है। गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति के कुंडली में जो बुध मृतप्राय हैं उनकी आराधना करने से मन संतुलन में रहेगा और धर्म का और भाग्य का सहयोग भी मिलता रहेगा। पिता से संबंध भी अच्छे होंगे। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कभी कभी उनके नाम पे दीपदान कर देना चाहिए अमावस्या के समय। अब बात गुरु की करूंगा। व्यक्ति की कुंडली में गुरु की बात करूंगा। गुरु जन्म कुंडली में बनते हैं 12वें और 3रे भाव के अधिपति। इस कुंडली के लिए वो ठीक नहीं होते, पर वो मालव्य योग बनाने वाले कारक ग्रह शुक्र के साथ बैठे हैं। जरा विचार करिए कि व्यक्ति की कुंडली में नौकरी की समस्या कैसी है या फिर नौकरी की स्थितियां कैसी हैं, क्योंकि वो कर्म भाव में बैठे हैं राहु के नक्षत्र में। व्यक्ति ने विपरीत परिस्थिति में अपने आप को जबरदस्त संभाला है और नौकरी प्राप्त करी है। व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर से संबंधित क्षेत्रों में काम कर सकता है, क्योंकि शुक्र भी वहीं बैठे हैं, तो व्यक्ति बैठ करके कोई भी काम करना हो, क्लैरिकल जॉब आसानी से कर सकता है। क्योंकि बुध भी भद्र योग लगा रहे हैं, तो व्यक्ति से सरकार का लाभ और व्यक्ति को सरकार से लाभ, दोनों ही चीजें बन रही हैं। क्यों? क्योंकि ये सरकार का भाव होता है। और यहां पे गुरु बैठे हैं, विदेश भाव के और पराक्रम भाव के अधिपति होकर के 10वें भाव में बैठे हैं, और वो स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं। व्यक्ति ठीक है
पर एक बात बताता हूं, राहु और गुरु का जब मेल हो जाता है कई बार तो व्यक्ति अधार्मिक भी हो जाता है। पर यहां पे चूंकि 23 अंश के राहु है और 16 अंश के गुरु यहां शत्रु के घर में शत्रु के साथ बैठे हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के पास कई बार पिता का संबंध असमंजस में होना, पिता से संबंध असमंजस से युक्त होते हैं, कर्म क्षेत्र कभी कभी प्रभावित भी होता है बुरे तरीके से, ना चाहते हुए भी व्यक्ति को कई बार कुछ ऐसे काम भी करने पड़ेंगे जीवन में जो वो नहीं चाहता है। ये स्थितियां बन रही हैं। कर्म भाव में गुरु के बैठने का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्याएं कार्मिक क्षेत्र से आ रही हैं उसमें शुक्र सहयोग भी करेंगे, व्यक्ति को अनुभव गम्य बनाते हैं, व्यक्ति के पास अपने काम का अनुभव भी है, वस्तुतः व्यक्ति को वो नौकरी देने में सहयोगी सिद्ध भी हुए हैं और व्यक्ति के पास अनुभव देने वाला ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जो ज्ञान का कारक होकर के दशम स्थान में बैठा है। चंद्रमा से गुरु केंद्र में गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, पर चूंकि वो कम होगा क्योंकि चंद्रमा पापक है और गुरु अति शत्रु के बैठे हैं। ये स्थिति की जन्म कुंडली में राहु गुरु और शुक्र जब एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति के कैरियर वाले जितने भी निगेटिव पक्ष हो रहे हैं या व्यक्ति के अपने काम को करने का जो मन है कि मैं अपना काम करूं, आगे चल करके कोई काम करना चाहे तो बिल्कुल व्यक्ति कर सकता है। प्रिंटिंग प्रेस की दुकान कर सकता है, पब्लिकेशन से संबंधित क्षेत्रों में जा सकता है, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में जा सकता है, पुस्तकों की दुकान कर सकता है, कपड़ों की दुकान कर सकता है, ये सारी चीजें कपड़ों से संबंधित क्षेत्रों में जा सकता है और ट्रांसपोर्टेशन आदि का काम भी व्यक्ति कर सकता है। ये सब चीजें बन रही हैं। शनि से संबंधित है पर उससे नहीं कहूंगा, पर शुक्र और बुध से और गुरु से संबंधित क्षेत्रों में ये व्यक्ति काम कर सकता है। गुरु यहां अति शत्रु के बैठे हैं, इस वजह से वो कई बार गुरु की दशा में व्यक्ति को हो सकता है कि काम में अड़चने भी आए और हो सकता है कि व्यय बढ़े, मेहनत ज्यादा बढ़े, दारोमदार बढ़ेगा क्योंकि राहु के नक्षत्र में है। एक्स्ट्रा जो है वो व्यक्ति के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस समय आ सकती हैं, नया काम मिल सकता है, नया काम हो सकता है कि उस समय जब गुरु की दशा चले या गुरु जब आए तो उस समय काम करने का अवसर भी मिल जाए जिस समय व्यक्ति अपने आप को सिद्ध कर सकता है, जो कि आने वाली है गुरु की दशा 2024 के मार्च से। तो ये स्थिति व्यक्ति के, क्योंकि ये गुरु राहु के नक्षत्र में है और जरा विचार करिए तो वक्री है शनि, यहां पे वो 15 अंश के हैं, टोटल का टोटल फल वो द्वितीय भाव का ही कर रहे हैं। व्यक्ति की कुंडली में वाणी भाव का अधिपति वाणी भाव में, बुध भद्रयोग लगा रहा है, गुरु दशम स्थान में बैठ करके वाणी भाव को देख रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में गुरु असहयोगी जरूर है पर उसका संपूर्ण लाभ भी व्यक्ति के जीवन में मिलता हुआ देखा जा रहा है। हां, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, व्यक्ति को जॉइंटिस आदि की समस्याएं हो सकती हैं, लिवर से संबंधित समस्याएं बन सकती हैं, हो सकता है बॉस से कई बार ऊपर नीचे वाली स्थितियां भी बनती हों, व्यक्ति को कई बार उससे कम पोस्ट पे जो लोग रहते हैं वो कई बार उसे ऑर्डर दे देते हैं और करना भी पड़ता है। कई बार व्यक्ति को अंडर एस्टिमेट किया जाता है काम को लेकर के, कई बार व्यक्ति को कम पैसों में नौकरी भी करनी पड़ेगी क्योंकि व्ययेश है, ये दशम में आकर के बैठा है, सोख रहा है, एनर्जी रिसोर्स आपके मेहनत को कमजोर कर रहा है और वो आसानी से किसी को दिखता भी नहीं है। ये गुरु हैं, सुख को देखेंगे, माता के स्वास्थ्य को परेशान भी करेंगे क्योंकि 12वें भाव के अधिपति हैं। ये बात है। नवी दृष्टि से जन्म कुंडली के यहां जो कि छठा भाव है, यहां लाभ भाव के अधिपति, विदेश भाव के अधिपति और लाभ भाव के अधिपति का दृष्टि संबंध बन रहा है। दोनों नहीं, एक तरीके का संबंध बन रहा है क्योंकि गुरु ही खाली देख रहे हैं, मंगल तो देख नहीं रहे हैं, मंगल तो भाग्य भाव में बैठे बुध को देख रहे हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को अपने भोजन पे विशेषतया ध्यान रखना चाहिए। ज्ञान पाने के लिए व्यक्ति को हमेशा ही प्रयास करना चाहिए क्योंकि उसका सुख है, सुख भाव को गुरु देख रहे हैं और व्यक्ति की कुंडली में शनि भी यहां देख रहे हैं जो कि उसकी नीच की राशि है। इस वजह से दूर ही सही पर व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के बसने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कहां के अधिपति हैं? पंचम और दशम के अधिपति, एक अंश 41 कला यानी कि बाल अवस्था के, चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में, और मंगल किसके नक्षत्र में थे? आर्द्रा के। मैंने इसका प्रभाव बताया कि व्यक्ति की कुंडली में अगर मकर लग्न की कुंडली बनती हो तो शुक्र पंचम और दशम के अधिपति होकर के योग कारक हो जाते हैं, योगों का निर्धारण करने वाले ग्रह हो जाते हैं। योग कारक कहने का मतलब है
तो ये अगर कुंडली में अगर ग्रह वर्ग उत्तम हो जाए, यानी कि व्यक्ति के पंचम भाव का संपूर्ण फल देगा और दशम का संपूर्ण फल देगा। जिस भाव में जाकर के नौमांश में बैठा है वहां का भी वो फल देगा, यानी कि नौमांश में ये द्वितीय भाव में फल कर रहे हैं, 7 नंबर में बैठे हैं। अब जरा विचार करिए कि व्यक्ति की कुंडली कितनी अच्छी बन रही है कि मकर लग्न की कुंडली बनी, योग कारक ग्रह शुक्र दोनों ही जगह मालव्य योग बना रहे हैं, और शुक्र का धन भाव में बैठना बड़ा धन देता है। हाँ, तो व्यक्ति के पास ना चाहते हुए भी ससुराल से धन मिलेगा, ना चाहते हुए भी उससे सुंदर पत्नी मिल जाएगी, ना चाहते हुए भी व्यक्ति के पास सब कुछ मिलने वाला है। क्या नहीं मिलने वाला है? तो व्यक्ति के पास इस बात की दिक्कत होने वाली है कि जब भी वो पैसे खर्च करेगा वो मुक्त हो जाएगा, किसी भी चीज से मुक्त होकर के, मतलब सोचेगा नहीं और अंधाधुंध पैसा खर्च करेगा। पैसे खर्च करते समय वो अति कर देता है, विचारता ही नहीं है, और कई बार इसके कारण उसको ऋण में भी जाते हुए देखा जा रहा है। क्योंकि लग्न के अधिपति शनि में बैठे हैं, शनि धन में बैठे हैं, और शुक्र मालव्य योग का निर्धारण भी कर रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में है, तो उनके पास ऊर्जा भी है, वो बल भी है कि वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं कई प्रकार से संबंधों में बनते हुए देखे जा रहे हैं। शुक्र यहां देखेगा सुख, संसाधन, समृद्धि, यश, गौरव भी देगा, क्योंकि पंचम भाव का अधिपति होकर के कर्म भाव में बैठा है, तो व्यक्ति के जीवन में शुक्र की दशा कभी भी बुरी जाने वाली नहीं है। शनि की बात अगर करूं तो अब बात शनि की कर लेता हूं। व्यक्ति की कुंडली में शनि लग्न के अधिपति, शुक्र भी मूल त्रिकोणस्थ, शनि भी मूल त्रिकोणस्थ, बुध भी मूल त्रिकोणस्थ, और चंद्रमा भी स्वग्रही, मंगल रोग भाव में बैठ करके रोगों से मुक्ति का कारण बन रहे हैं। पर शनि इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठ करके नीच दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। मंगल यहां का अधिपति होकर के अपने भाव से 3 घर आगे लाभ का संबंध बना करके 12वें भाव को देख रहे हैं, और व्यक्ति की कुंडली में शनि मूल त्रिकोणस्थ होकर के जन्म कुंडली में 15 अंश के हैं। ऐसी स्थिति में वो शतभिखा नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में व्यक्ति के वाणी का सुख देने वाले हो सकते हैं। पर एक बात हमेशा ही याद रखना चाहिए कि सत्य बोलने से पहले भी 2-4 बार विचार कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कई बार आप सत्य बोलते हो पर वो आपके हक में ना हो, क्योंकि आप मकर लग्न के हैं। कई बार आपको ये बात भी दिखेगी, मैं ही तो सबसे ज्यादा अच्छा हूं, मुझसे तो ज्यादा अच्छा कोई है ही नहीं। इस अतिशयोक्ति से अलग रहिए और किसी भी तरीके से अपने प्रभावों को कमजोर ना होने दीजिए। कम से कम वाणी को लेकर के बोलने से पहले अच्छे तरीके से विचार करिए, क्योंकि यहां ये बहुत ज्यादा भयंकर सत्यवादी और कम बोलने वाला भी बना देता है। कई बार लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप बोलें, पर आप बोलते नहीं हो, ये बात दिखती है। यहां शनि देख रहे हैं, पर नीच की दृष्टि है, लग्नेश की दृष्टि सुख भाव पे। सुख है जीवन में, दाम्पत्य का, माता पिता का, पर अलग रहने की भी योग दिख रहे हैं। व्यक्ति अगर जन्म स्थान के निकट रहता है तो घर में घुसने के साथ ही कई बार वो लोगों को अनुशासित भी कर देता है, ना चाहते हुए भी वो कई बार अपने प्रभावों से लोगों को कुपित कर देता है। ये सब चीजें विचार करने वाली हैं। आपके आने के बाद, आपके घर में प्रवेश के बाद घर के प्रत्येक सदस्य को खिलखिला जाना चाहिए, एकदम सभी लोग खुश हो जाएं, कुछ ऐसा प्रभाव विकसित करिए। आप मकर लग्न के हैं तो कुंठित हैं, जो चीजें नहीं मिलती हैं उसका ठिकरा किसी दूसरे के ऊपर मत फोड़िए, आप खुद उसके जिम्मेदार होते हैं। जो चीजें मिल रही हैं उसके आप भले ना हो, पर इस बात को हमेशा सोच करके रखना चाहिए कि आप ही अपने दुख के कारक हैं। शनि का प्रभाव 7वीं दृष्टि से यहां सूर्य और शनि का संबंध, सूर्य का अष्टम में जाना, मंगल राहु का प्रभाव, राहु गुरु शुक्र का प्रभाव। पिता सुख दे सकते हैं, उनके साथ संबंधों को बेहतर बनाइए। रात्रि में ज्यादा देर तक जागने की आदत शनि दे देते हैं, सूर्योदय वो देखने नहीं देते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को इसका अभ्यास कर लेना चाहिए कि व्यक्ति सुबह जल्दी जाग जाए। 10वीं दृष्टि लाभ भाव पे, मंगल यहां के अधिपति होकर के 6ठे में गए हैं, ये ठीक नहीं होता है लाभेश का 6ठे में जाना, पर वो सुख के अधिपति भी हैं और वो सुख के अधिपति होकर के भाग्य भाव में बैठे बुध को देख रहे हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के पास सांसारिक सुखों का भोक्ता बनते देखा जा रहा है। व्यक्ति के पास ये स्थिति भी दिखती है कि व्यक्ति कभी भी शेयर सट्टेबाजी, लॉटरी आदि से दूर रहे, कभी भी
चूंकि यहाँ पे 2-2, 3-3 शुभ ग्रह होकर के बैठे हैं, ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को सही जगहों से पैसे लगाने चाहिए। गलत जगहों पे पैसे ना तो लगाना चाहिए, न ही अपने पैसों को गलत जगहों पे देना चाहिए। शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि से बचना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा भी कमजोर, सूर्य भी अष्टम में और लग्नेश वक्री हैं, तो अशौच उनको लगा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित भी हैं। उनका प्रभाव कहीं ना कहीं द्वितीय भाव को भी प्रभावित कर रहा है और लग्न को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि लग्नेश हैं वो। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को काम में जब कभी भी विलंब की स्थिति बनती हो तो परेशान नहीं होना चाहिए। शत्रुओं से डरने का कोई गुंजाइश नहीं है। धन के नुकसान होने के कारक अगर होंगे तो आप धन खर्च करते समय प्रायः विचार नहीं करते, इस बात को देख लीजिए। धन सही और शुद्ध जगहों पे लगाएं और सही जगहों पे इन्वेस्ट करें, ये बात विचार करने योग्य है। गुरु की दशा आपके लिए लाभदायक है। कोई नया धन खरीदना हो, नई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो गुरु को गोचर में जरूर देख लें और गुरु को जरूर विचार कर लीजिए। ये बात शनि तक की खत्म। राहु धन भाव को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के वाणी को कुपित करने वाला भी बनाएंगे, पर वो शनि की राशि है और शनि जो के उस राशि को राहु अपनी राशि मानता है। व्यक्ति के पास धन की स्थितियां कभी कमजोर नहीं है, व्यक्ति आरंभ से ही कार्मिक है, पर कष्ट की स्थितियां भी जीवन में कई बार बनेंगी। अपने पैसों को कभी भी किसी दूसरे को देने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा, नहीं तो पैसे आने वाले नहीं हैं। राहु की दृष्टि जन्म कुंडली में 7वीं दृष्टि यहां जा रही है। घर से दूर जाना, परिवार जन से दूर जाना, विश्वास बना करके रखिए, लोगों का विश्वास भाजन बने रहिए। 9वीं दृष्टि मंगल पे है। मंगल यहाँ पे जन्म कुंडली में सुखेश होते हैं, तो राहु का प्रभाव सुख पे है और सुखेश पे भी है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने के योग, प्रतियोगिताओं में डट करके मुकाबला करने का प्रभाव, और व्यक्ति को अपने जीवन में जब कभी भी राहु की दशा आएगी तो निस्संदेह व्यक्ति को समस्याओं से निकालने वाली ही सिद्ध होने वाली हैं, क्योंकि वहां मिथुन का मंगल पहले से विराजमान है। जो ग्रह मिथुन का राशि का अधिपति बुध भद्र योग भी उत्पन्न कर रहा है। अब यहीं पे बात खत्म करके इस कुंडली की 5 प्रमुख बातें बता देता हूं। सबसे पहली बात कि इस कुंडली में मूल त्रिकोणस्थ ग्रहों की संख्या ज्यादा है। शनि, शुक्र, बुध और जन्म कुंडली में ये 3 ग्रह मूल त्रिकोणस्थ, शुक्र, बुध और शनि, ये 3 ग्रह मूल त्रिकोणस्थ यानी कि अच्छे फलदायी हो रहे हैं और अच्छा परिणाम दे रहे हैं। बुध और भी अच्छे परिणाम दे सकते थे व्यक्ति की वाणी को, पर वो मृतप्राय हैं, इस वजह से थोड़े कमजोर हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात कि जन्म कुंडली में केंद्र में 2-2 शुभ ग्रह, जहां राहु भी खुद को शुभ ग्रह बना रहा है, यहां दशम भाव को मजबूती दे रहे हैं, व्यक्ति के कर्म स्थान को हमेशा ही संतुलन से युक्त रखने वाला बना रहे हैं। तीसरी सबसे अच्छी बात कि जन्म कुंडली के सुख भाव के अधिपति मंगल का संबंध और लाभ भाव के अधिपति मंगल का संबंध बुध से बन रहा है, यह सबसे अच्छी बात हो सकती है। चौथी सबसे अच्छी बात कि जन्म कुंडली में एक छत्र राज्य बुध का भाग्य भाव पे है, जहां पे व्यक्ति के धार्मिक उन्नति का कारण बन रहा है। यह धार्मिक उन्नति का एक बड़ा क्षेत्र जीवन में बन रहा है, जहां व्यक्ति धर्म के मामले में, पर्यावरण के मामले में, देश और राज्य के मामले में जो भी काम करना चाहता है कर सकता है। पांचवी सबसे अच्छी बात कि जन्म कुंडली में राहु दशम स्थान में बैठे हैं, यह सबसे अच्छी बात सिद्ध हो सकती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।